आपको इंपोर्टेड गाड़ी पसंद है या लोकली असेंबल कार? नुक्ता बिजनेस ने एक सर्वे किया है, हमें यह पता चला है कि ज़्यादातर लोगों ने इंपोर्टेड कार को तरजीह दी है। कस्टमर का कहना यह है कि क्योंकि इंपोर्टेड कार में फ़ीचर ज़्यादा हैं, इंपोर्टेड कार में सेफ्टी के फ़ीचर ज़्यादा हैं, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और उसकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू लोकली असेंबल कार बहुत बेहतर है। हुकूमत भी जो पाबंदी लगाई है हुकूमत ने इंपोर्टेड कार पर, वो ख़त्म कर दी है और अब इसको खोल दिया गया है, लेकिन इसका तरीक़ाकार डिसाइड हो रहा है। इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एच एम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, बताइएगा कि हुकूमत मुसलसल डिले कर रही है इसका फ़ैसला तो ले चुकी है, लेकिन जो इसका तरीक़ाकार कि कैसे इंपोर्ट हो, क्या वजूहात हैं इस डिले की? पाकिस्तान में कमर्शियल इंपोर्ट कभी भी नहीं थी। टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ आती थीं और यह हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला है। IMF के कहने के ऊपर हुकूमत ने कमर्शियल इंपोर्ट 5 साल के लिए अलाउ की है। जुलाई 2026 से ये कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगी। आप इस 7 साल 10 साल या उससे ऊपर की गाड़ी भी ला सकेंगे, लेकिन इसमें चेक एंड बैलेंस होगा और इसके अंदर क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये एकदम बहुत अच्छा है हुकूमत का। हम समझते हैं कि आवाम को अगर सस्ती, मेयारी और एक अच्छी गाड़ी देनी है तो मुल्क में एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो कि जिससे लोकल इंडस्ट्री, जो लोकल असेंबलर्स हैं, उनके साथ एक मुकाबला हो और उस मुकाबले के तहत जो लोकल असेंबलर्स हैं वो अपनी गाड़ियों की क्वालिटी को और अच्छा करें और जिसको इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए वो इंपोर्टेड गाड़ी ले। अब ये जो आपको काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि कहीं हुकूमत जो है वो ठहरी हुई है, लास्ट मीटिंग भी जो हुकूमत ने डिफ़र की, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जो समंदर पार पाकिस्तानी टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आपके मुल्क को गाड़ियाँ भेजता है, वो सिर्फ अगर 24-25 की बात करूँ, 24 जुलाई से 25 जून तक तो कोई 40,000 गाड़ियाँ आई हैं और $500 मिलियन की ड्यूटीज़ एंड ऑल टैक्सेस आए हैं। ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की, जो स्कीम्स हैं जिसके तहत गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, ये काफ़ी दफ़ा अखबारात में आया है कि उसका गलत इस्तेमाल होता है। कमर्शियल इंपोर्ट होती है उसकी आड़ में और जो उनके जो पासपोर्ट हैं वो इस्तेमाल होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा एक तरीके का प्रोपेगेंडा है जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है इन लोकल असेंबलरों का है। देखिए, ये प्योरली स्कीम समंदर पार पाकिस्तानी की है। ये प्योरली स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है। हर साल इसमें रिव्यू होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे लास्ट जो हुकूमत थी वो PTI की हुकूमत थी, उन्होंने इस पर डॉलर ड्यूटी लगा दी। उस वक्त हम समझते थे कि ये सही नहीं है। कोई 24,000 आइटम पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, किसी की ड्यूटी डॉलर में नहीं मिलती। ये वाहिद आपकी टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा है वो आपको ड्यूटीज़ और टैक्सेस सारे के सारे डॉलर में भेज रहा है। अब आप अगर ये कहते हैं कि जी उसका पासपोर्ट इस्तेमाल होता है, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि गाड़ी जो है वो उसके नाम पे आ रही है, पैसा वो अपने ब्लड रिलेशन के अकाउंट में भेज रहा है, फिर आपको जो है और इन डॉलर्स के अरेंजमेंट इंपोर्ट के लिए वो खुद ही कर रहा है। वो खुद करता है। जिस मुल्क में बैठा है उस मुल्क से वो आपको आपके मुल्क के अंदर अपने माँ बाप या बीवी बच्चों के अकाउंट में पैसा भेजता है डॉलर की शक्ल में। जापान से या इंग्लैंड से जो राइट हैंड जहाँ से गाड़ी मिलती है वो गाड़ी भेजता है। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखें कि आप पाकिस्तानी बैंक के अंदर वो पैसा आता है, ठीक, फिर उसका इनकैशमेंट सर्टिफिकेट आपको बैंक देता है, जब जाके पाकिस्तान कस्टम या FBR वो गाड़ी क्लियर करता है। तो आपको कहाँ ये 2 नंबरी नज़र आती है? आपको कहाँ ये पासपोर्ट नज़र आता है? ये ज़्यादातर बातें फैलाई हुई हैं। आपके पास एक तरफ डॉलर नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम टीआर के अलावा गिफ्ट और बैगेज के ऊपर शायद हम पाबंदी मेरा ये ख्याल है कि उनको नहीं लगानी चाहिए। ये स्कीम प्योरली समंदर पार पाकिस्तानी की स्कीम है, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। जहाँ आप बात कमर्शियल की करते हैं, कमर्शियल पे आप अगर जो पाकिस्तान में बैठा कार डीलर अगर वो आसानी से गाड़ी नहीं मंगा सकता तो ये कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करने का फ़ायदा क्या? पहले तो सबसे पहला मेरा सवाल ये कि हुकूमत ये डॉलर कहाँ से देगी? फिर आपने जो शराइतें डाल दी हैं कि जी वो कंपनी ये गाड़ी मंगाएगी जो फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हो। भाई, इसका मतलब तो आप उन लोगों को ये मौका दे रहे हैं जैसे वो टोयोटा, होंडा और सुजुकी वो ऑलरेडी 2017 फाइनेंस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वही मंगाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि टोयोटा के CEO ने ये ऐलान भी किया कि जी हम भी यूज़ गाड़ियाँ मंगाएंगे।
तो मेरा सवाल ये है हुकूमत से कि इस कारोबार से वाबस्ता लोग लाखों की तादाद में हैं। अब ये जो आपने इंपोर्ट की बात की, एक तो ये शराइत है आपने कहा, और मिनिमम कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या है, कुछ इस वाले से भी बताइए। क्योंकि हमने ये देखा कि हुकूमत ने जो शराइत रखी है उसमें ये कहा गया कि गाड़ी कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो एज सच, और उसके साथ साथ उसकी विंडशील्ड वगैरह प्रोटेक्टेड हो, वो टूटी हुई ना हो, और भी शराइत हैं। तो उन शराइत में कबात क्या है, मतलब देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बताएगी जी कि आपने गाड़ी के लिए सरमाया आपके पास कितना होना चाहिए। भाई मेरे पास, मैं एज ए इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, सिंध सेल टैक्स में मैं रजिस्टर्ड हूँ। जो मेरा वाइट है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरा पैसा है मैं उसके थ्रू ही अपनी बैंक के थ्रू स्टेट बैंक से एलसी खुलवाऊंगा। तो ये कहना कि हुकूमत तय करेगी, भाई क्यों करेगी हुकूमत तय? अच्छा, जिसके पास वाइट पैसा है वो अपने हिसाब से गाड़ी इंपोर्ट करेगा। फिर आप कहते हैं कि शोरूम के अलावा आपके पास वर्कशॉप हो, आपके पास सेल एंड सर्विस पार्ट्स हो। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए कि गाड़ी अगर इंपोर्ट हो जाती है, मैं कहता हूँ कि लोकली असेंबल कार में तो हमें ये कि आफ्टर सेल सर्विस है, लेकिन अगर कोई गाड़ी इंपोर्ट कर लेता है कमर्शियल, और कोई ख़रीद लेता है कस्टमर, और उसकी चीज़ें ना हो, पार्ट्स ना हो, सर्विस अवेलेबल ना हो, तो फिर वो क्या करेगा? तो ये शर्त हुकूमत की ठीक है कि एक आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी सहूलत फराम की जाए भाई इंपोर्टर। सिर्फ कराची के अंदर स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर और सेल करने वाले 7,000 से जायद लोग हैं। तो क्या आप उनको बेरोजगार करने जा रहे हैं? फिर आपने हम पे कंडीशन डाली कि जी आपके पास वर्कशॉप भी हो। सिर्फ कराची में, सिर्फ कराची की बात करूं, 11,000 से जायद वर्कशॉप हैं। तो क्या उनको बेरोजगार करने जा रहे हैं आप? देखिए साहब, यहाँ जैसे हमने पूछा कि अमूमन हमने सुना कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हेडलाइट नहीं मिल रही है, वो है ही नहीं क्योंकि पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, इंपोर्टेड, 3 महीने 4 महीने इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये भी तो एक इशू आता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले तो आप अगर ये करते तो मान लेते बात को। आज जो भी पाकिस्तान में यूज़ कार आती है उसका हर स्पेयर पार्ट्स प्लाजा के अलावा भी कुछ यूज़ भी आते हैं जो आपके शेरशाह में मिल जाते हैं। लेकिन ब्रांड न्यू जो है ये बहुत बड़ी मार्केट आपको पता है प्लाजा पे है। ऐसे नहीं, ऐसे तो अगर आप देखें तो लाहौर में बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के हर शहर में बड़ी बड़ी मार्केट है। स्पेयर पार्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वाकई अगर कमर्शियल इंपोर्ट करनी है, और हम जैसे जो कार डीलर 40-50 साल से इस कारोबार में जो लगे हुए हैं उनसे ही आप ये कारोबार कराना चाहते हैं ताकि हमारे बाल बच्चों का दाल दलिया चलता रहे, तो ये आपको स्कीम जो आपकी शराइत हैं उसमें नरमी पैदा करनी पड़ेगी ताकि ये गाड़ियाँ आएँ, एक अच्छा कंपटीशन दें, लोकली असेंबलरों को भी थोड़ा सा सबक मिले, आवाम को सस्ती मियारी देखें। सबसे पहले हमें आवाम को एक अच्छी गाड़ी देनी है जिसमें हम क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। बिल्कुल शाह साहब, आपकी बात में समझ गया कि सबसे पहले कस्टमर इज़ द किंग, और उसको एक बेहतर चीज़ मिले। जब कंपटीशन होगा तो बेहतर चीज़ मिलेगी। लेकिन आपने जैसे रोज़गार की बात की, इंपोर्टर के रोज़गार की बात की, ऐसे बहुत से, ये वेंडर इंडस्ट्री है और ये असेंबलर्स हैं जिनके साथ वेंडर्स भी जुड़े हुए हैं, तो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा कहते हैं कि रोज़गार इनसे वाबस्ता है। वो कह रहे हैं कि अगर ये इंपोर्ट शुरू हो गई गाड़ियों की, तो जो पार्ट्स, लोकल पार्ट इंडस्ट्री है, जितनी भी हमने इंडिजिनाइजेशन की है, लोकली प्रोड्यूस पार्ट कर रहे हैं, तो तकरीबन इनका कहना ये है कि एक गाड़ी में 15 लाख रुपए मालियत का लोकल पार्ट लगता है, और उससे वाबस्ता रोज़गार भी है। तो अगर ये गाड़ियाँ शुरू हो गई आना, इम्पोर्टेड तैयार बिल्कुल, तो जो रोज़गार है वो उसका क्या होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। देखें, ये तो आपके मुंह से पता नहीं 3 लाख क्यों निकल गया, ये तो 25 लाख का क्लेम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ हैं, अखबार की कटिंग है जिसमें 25 लाख लोगों की ये बात करते हैं। जनाब, इस मुल्क के अंदर इतना झूठ फैलाया गया है, ख़ासकर ये टोयोटा होंडा सुजुकी ने, कि जी इतना बेरोज़गार लोग हो जाएगा। मैं आपको दावे से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चैलेंज करता हूँ कि ये 3 कंपनी जो बिग्स 3 हैं, जो 1980 और 84 से काम कर रहे हैं, 90 से कुछ काम कर रहे हैं, इनके 5,000 भी वो इनके पास जो है ना वो एम्प्लॉयड, जिनको कहते हैं कि माहाना तनख्वाह के ऊपर कोई नहीं है। हाँ, इनका वेंडर के पास कुछ लोग हैं, वो भी डेली जो उजरत पे लोग होते हैं, इनके पास भी डेली उजरत पे लोग हैं। ये दावा इनका कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। भाई आपकी जो लोकल इंडस्ट्री का है, आप तो असेंबलर्स हैं, आपका वेंडर जो है वो आपके गुनाह में बराबर का शरीक है।
क्योंकि आज तक उसने भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हमारे मुल्क में लाए। 1984 में सुजुकी जापान जब 5 सुजुकी बनी तो एक MOU साइन हुआ जिसको हम डिलीशन प्रोग्राम कहते हैं। उसकी स्पिरिट ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी, हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। ना मुल्क की ज़रूरत को पूरा किया, ना आपने जो है लोकल इंडस्ट्री हमारी जो इंडस्ट्री की तरफ गई, ना हमारा वेंडर उसने टेक्नोलॉजी लाई, ना मेड इन पाकिस्तान गाड़ी आपने दी, ना आपने एक्सपोर्ट दिया, ना आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी दी। आज आपकी हालत यह है कि आप CKD SKD असेंबली इंपोर्ट के लिए मोहताज हैं। अगर CKD SKD असेंबली आप इंपोर्ट नहीं करेंगे आपकी गाड़ी नहीं जुड़ेगी। अच्छा देखें, बीच में एक बड़ा अच्छा मौका आया कि कोई 13 कंपनीज और नहीं आई, जिसमें कुछ कोरियंस, कुछ चाइनीज़ और कुछ और भी। हमने कहा जी ये भी एक मुकाबला होगा और एक अच्छी गाड़ियाँ बनेंगी। लेकिन आप देखें ये भी उनके रंग में रंग है, क्योंकि वो जो 3 बिग्स हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उनके मुंह तो खून लग चुका है। वो तो लूट रही है, वो और बहुत सारे तरीक़ों से भी लूट रही है। एक गाड़ी की कमी पैदा करके ये तीनों दावा करते हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि हम 5 लाख गाड़ियां बनाने की हमारे पास सलाहियत है। तो भाई आप 1.5 लाख गाड़ियां सब मिलके क्यों असेंबल कर रहे हैं, ये सवाल है। शाह साहब वो तो कहते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, तलब नहीं है, 40-45% कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्लांट की वो इस वक्त जो, और इसी तरह साथ साथ देखा जाए वो ये भी कहते हैं कि हम पर टैक्सेस बहुत आते हैं, कार की प्राइस में 30 से 35% टैक्सेस हैं। तो ये एक बड़ी वजह वो बताते हैं कि जिसकी वजह से कहते हैं कि हम सस्ती कीमत पर नहीं दे सकते गाड़ी। देखें ना, हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं है ना, अपने मुंह से ये कह रहे हो, आप यही सवाल कर रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन हो तो ये टैक्सेस ना हो। आप पिछले 40 साल से आपने करा क्या? मेरा ये सवाल नए से नहीं है, उन 3 पुराने से है जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी है। आप क्यों नहीं लोकलाइजेशन की तरफ गए? आप असेंबलिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं की आपने? ये देखें, एक आल्टो की मैं बात कहता हूँ, 35 लाख रुपए की गाड़ी है। यही पड़ोस मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लेता उस मुल्क का, वहाँ के 3.25 लाख की गाड़ी है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो भाई 12 लाख रुपए बनते हैं। कहाँ 35 लाख, कहाँ 12 लाख। आज IT का दौर है भाई, एक बटन दबाएं, आपको तमाम पूरी दुनिया की प्राइस भी मिल जाएंगे, क्वालिटी भी मिल जाएगी और एक्सेसरीज भी पता चल जाएगी। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपने अपने प्रॉफिट और मार्जिन इतने बढ़ा दिए। ये पाकिस्तान के अंदर पहला काम ऐसा है, अगर ये इंडस्ट्री हो ना अहमद साहब, तो ये मुल्क ऑटो इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। किसी दुनिया के मुल्क के अंदर पहले एडवांस लेके, गाड़ी का फुल एडवांस लेके 8 महीने बाद गाड़ी दी जाती है, कभी सुना है आपने? और इस पैसों का भी इंजॉय किया जाता है। ये भी बैंक वालों को कहते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए ले लें, कितना इंटरेस्ट देंगे आप हमें। ये वहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये सूद खा रहे हैं। अच्छा, और प्रीमियम भी साथ दिया जा रहा है। आजकल मार्केट ब्लैक है। देखें इस वक्त आज इतने बुरे हालात है ना, ये कह रहे हैं कि जी 40% हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन है, 60% ऑफ। अभी भी गाड़ियों के ऊपर जो है ब्लैक मार्केटिंग है। आपको अभी भी कोई गाड़ी चाहिए, आप बाजार चले जाएं, बगैर आपको ब्लैक की गाड़ी नहीं मिल रही। अभी कितना चल रहा है अंदाज़न मैक्सिमम साइड पे जाएं? मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर कहीं 25-30 हज़ार भी है, कहीं 50 से लाख भी है, और कहीं अभी भी 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए भी हैं अभी इस वक्त में। जब ये कह रहे हैं कि जी हम मर गए, हमारा कारोबार नहीं है, अगर यूज़ गाड़ी आ जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? आप कहीं नहीं जाएंगे। 40 साल आपने इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को लूटा है आपने। हमारे साथ बैठे, मैंने पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त भी लिखा जिसका मेरे पास जवाब भी आया, और वो डायरेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को दिए कि इनके साथ बैठ के इनके जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसे दूर किए जाएं, ताकि आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिले और हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिले। देखें, अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो ये चंद हाथों में जो है ना ये चीज़ें चली जाएंगी और वही कार्टेल बनेगा। आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी तो आप नहीं देंगे। अच्छा, आप अब 40% आपने ड्यूटी डाल दी और ग्रेजुअली कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखें, अमल तो आपको ये कम, जो आप अगर बजट में देखें, आपने बजट में ये 40% RD हटाई, आपको नहीं हटानी चाहिए थी। अच्छा, ये जो RD होती है ना, ये 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ी पे होते हैं, जिसको आप लग्जरी कार्स कहते हैं। 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की या 25 करोड़ की गाड़ी। आपने वो जो पीरियड जो हमारा बजट का था, आपने 40% उस पर से RD हटा दी। भाई किन के लिए? उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत ही नहीं थी हटाने की। वो जहाँ पर 5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है,
तो वो 40% मजीद आरडी के साथ भी देता। तो ये भी हुकूमत को समझना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा इस बात की इंक्वायरी कराई जाए कि इसका फ़ायदा किन लोगों को पहुँचा है, किन लोगों ने जो है वो करोड़ों मालियत की जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट की, किस वो फ़ायदा पहुँचा किसको। अब आप जब ड्यूटी लगाने जा रहे हैं तो आप तमाम गाड़ियों पे लगा रहे हैं, छोटी गाड़ी पे भी लगा रहे हैं। आप आवाम को छोटी म्यारी सस्ती गाड़ी देंगे कैसे अगर ये 40% आपने आरडी लगा दी। खुदारा वज़ीर आज़म साहब से मैं अपील करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि खुदारा इस किस्म की शराइत लगाने से ये चंद लोगों के हाथ में काम चला जाएगा, एक और बड़ा काटल सामने आएगा और जो कारोबारी वाबस्ता लोग हैं उनके हाथ में कारोबार नहीं रहेगा, फिर आवाम को सस्ती म्यारी आप गाड़ी भी नहीं दे पाएंगे। अब ये गाड़ी हमने लास्ट ईयर तकरीबन 40,000 इंपोर्ट की ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो स्कीम के तहत इसकी तहत है। अब अगर कमर्शियल इंपोर्ट शुरू होती है तो कितना सालाना अंदाज़न ये गाड़ी इंपोर्ट होगी और इसका बिल हमारे इंपोर्ट बिल पे भी आएगा और फिर डॉलर का प्रेशर आएगा, कैसे देखते हैं इसको आप? $1 अरब का बंदोबस्त करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। और मैं ये भी समझता हूँ, मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करूँगा क्योंकि मेरे सामने मुस्लिम लीग नून की एक ही शख्सियत है, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। वो इन चीज़ों को समझते हैं और वो समंदर पार पाकिस्तानियों का दर्द समझते हैं, वो बहुत करीब हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या आपके पास ये सलाहियत है कि हम यूज़ गाड़ियाँ जो इंपोर्ट करेंगे इसके लिए $1 अरब आपके पास रिज़र्व है? खुदारा अगर नहीं है तो इतनी मुश्किलें पैदा ना करें। जो TR बैग गिफ्ट कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी ऑल टैक्सेस ड्यूटीज़ सारे डॉलर में दे रहा है, उसको ना छेड़ें। हाँ, कमर्शियल कैसे इंपोर्ट करनी है उसके लिए करके वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस से लेटर जा चुका है। कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारे साथ बैठे, उसको तय करें, आसानियाँ पैदा करें। जो हम बैठे कार डीलर पूरे पाकिस्तान के अंदर, इनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।